जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास, तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास की परिभाषा क्या होगी? किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश की महत्वपूर्ण घटना, विशिष्ट घटना या सार्वजनिक घटनाओं के बारे में कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कौन व्यक्ति है, समाज, देश, इनकी महत्वपूर्ण घटना, क्या क्या घटना घटी, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, वो सभी घटनाओं का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये इतिहास इन व्यक्तियों की, समाज की अथवा देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या संस्कृति, इनके बारे में हमें जानकारी प्रस्तुत करता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, और इन सब में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, वो हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है। कौन बताता है? इतिहास बताता है। अब देख लेते हैं हम इतिहास का विभाजन कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन से है वो? पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और है ऐतिहासिक। इन 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये जो प्रागैतिहासिक है, इसे प्राक ऐतिहासिक भी बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी परिभाषा क्या है? किस समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? वहाँ समय जिसने मनुष्य ने लिखना नहीं जानता था, या मनुष्य उस समय लिखना नहीं जानता था, इसकी कोई भी जानकारी लिखित विवरण पर आधारित नहीं है। केवल घटना के आधार पर हम बता सकते हैं। वो कौन सा समय है? प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक समय कौन सा है? कि जब मनुष्य ने लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखने का प्रचलन हो गया, लेकिन जो वो लिखे हैं वो हम पढ़ नहीं पाए। मतलब उन लिखित जानकारी को, वो जो लेख है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। वो कौन सा समय है? ऐतिहासिक। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक जो पूरा लिखित विवरण पर आधारित है, लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, वो कौन सा समय है? ऐतिहासिक। इसलिए इतिहास की परिभाषा भी यही हो जाती है कि लिखित विवरणों पर आधारित साक्ष्य को हम इतिहास कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो 3 भाग? पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, काल मतलब क्या हुआ? समय हुआ। मध्य पाषाण, काल तो आप समझ ही गए, और नवपाषाण। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको कितने भागों में बांटा गया? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका समय क्या है? इसका समय है अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। अब ये जो शब्द आया है ईसा पूर्व, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो ईसाई धर्मगुरु थे, ईसा मसीही, इनके जन्म से पहले के समय को हम लिखते हैं ईसा पूर्व, और जो बाद का समय इनके जन्म के बाद से लिखते हैं हम ईसवी सन। कौन सा? जो हम वर्तमान में कैलेंडर यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम बताएंगे कि आज तारीख कितनी है, कि वर्ष कौन सा है, कि वर्ष 2020 चल रहा है, कि तारीख कौन सी है, कि सितंबर, कुछ हम बता देंगे उसे। तो ये जो समय है, ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर हम कौन सा यूज़ करें? यही ईसाई कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। इसका अन्य नाम भी है ग्रेगोरियन कैलेंडर और
जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं इसे। किसे? जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ईसाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर, ये इसके अन्य नाम हैं। तो ईसा के समय के पहले को समय ईसा पूर्व, इसे अगर हम लिखना चाहें तो बीसी भी लिखते हैं इंग्लिश में। बीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह को क्या बोला जाता है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट किसे बोलते हैं? ईसा मसीह को। तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बाद के समय को हम ई लगा देते हैं, ईसवी सन। और इससे अगर लैटिन भाषा में लिखें तो एडी लिखते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। क्या होता है? एन्नो डोमिनी, जिसका अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड किसे बोलते हैं? इन्हीं को लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड मतलब स्वामी, भगवान। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड या जीसस क्राइस्ट। तो ये ईसा पूर्व की बात थी, ये हमें याद होना चाहिए। और इसमें समय की गणना कैसे होती है? उल्टी होती है। उल्टी मतलब देखिए, अगर हमसे पूछे कि आपका जन्म कब हुआ, अब वर्तमान में क्या चल रहा है? 2020, ठीक है। तो आप कुछ इससे पहले के समय या कुछ बताओगे। तो जो इसमें समय होता है, जैसे अगर हमसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ये क्या था? जन्म। अब पूछे कि इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, तो वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अब अगर आपसे पूछे कि आपका कहीं जन्म हुआ, तो आप बताएंगे 1999, 98, 97। आपकी मृत्यु कब होगी? ऐसा नहीं बोल रहा, किसी को मरना तो सभी को है एक दिन, पर समझने के लिए कि कहीं कोई 2070 में तो कहीं का 75 में, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये कैसा था? हम आगे ही बढ़ रहे थे, जब जाके देखो 1999 के बाद 2000 कुछ समय आया। इसमें क्या था? 563 और घट गया 483। तो इसमें समय की गणना उल्टी होती है। मतलब कि जो गौतम बुद्ध है, उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 पहले हुआ था। उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? ईसा मसीह के 483 साल पूर्व, ठीक है। तो ये हमें ईसा का याद होना चाहिए, ईसा पूर्व और ईसा मसीह क्या है। अगर अब इसकी बात करें, हम अब अपने इतिहास पे आ जाते हैं। हम ये भी इतिहास ही है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसका भी डिवीजन कर दिया गया। तो जो प्रागैतिहासिक काल, इसे कितने भागों में बांटा गया? 3, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। जो पुरापाषाण है इसे पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। मध्यपाषाण काल को मीसोलिथिक भी बोलते हैं। और नवपाषाण काल को नियोलिथिक। ये हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो इंग्लिश में ही दे दे, अगर हमें याद है तब भी हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो जो पुरापाषाण काल है, इसका समय क्या है? देखिए, ये कहाँ तक है? अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व, तो इसी के बीच में होगा। तो ये है अज्ञात से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 9000 ईसा पूर्व। और मीसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण। अब पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर। जब मनुष्य पत्थरों से अपना औजार बनाता था, वो समय। मीसोलिथिक ये है इसका समय 9000 से 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ये किसका समय है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक का, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से वो 2 भाग, वो देख लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और यह है दूसरा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक, इसका समय क्या है? ये कहाँ तक था? 2500 ईसा पूर्व। तो इसका समय था 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इसका समय था 600 ईसा
पूर्व से लेकर अब तक कह सकते हैं, अब तक, क्योंकि वही समय चल रहा है अब, तो जो वर्तमान तक। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं हम। जो वैदिक सभ्यता, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से दो भाग है वो? ऋग्वैदिक काल और है उत्तर वैदिक। कौन कौन से? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका समय क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट है? 2500 से 600। तो यहीं से हो जाएगा 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग बताया है। वैदिक सभ्यता, अब ये कहाँ तक से हो गई? 1500 से। तो वैदिक सभ्यता है 1500 से लेकर कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व तक। अब जो ऋग्वैदिक काल है ये कहाँ तक है? तो ये 1500 से स्टार्ट है, तो ये है 1500 से लेकर 1000। कहाँ तक है ये? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए ईसा पूर्व सभी अभी तक ईसा पूर्व चल रहा है। उत्तर वैदिक अभी 1000 पर ख़त्म हो गया, तो ये है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता जिसमें हम आर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्य लोग आए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और इसके प्रमुख स्थल और ये नदी के किनारे बसे देश है, ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। आप उसे देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, वो किस नदी के किनारे बसे हैं और उनकी खोज किन्होंने की है। तो ये था आद्य ऐतिहासिक काल का विवरण। कितने भागों में बांटा गया? 2, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 से 1500, वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखते हैं हम अपना ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का विवरण क्या है वो देख लीजिए। ये हो गया, इसे नोट करते चले। जो ऐतिहासिक काल है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से वो? जो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। तो ये कहाँ से स्टार्ट है? 600 ईसा पूर्व से। तो ये कहाँ से हो जाएगा? प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। अब ध्यान दें, अब ईसा पूर्व खत्म हो चुका है, अपना ईस्वी सन स्टार्ट हो गया है। कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का समय क्या है? 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत 1707 से लेकर अब तक का समय क्या रहेगा? यही रहेगा आधुनिक भारत का समय। अब जो प्राचीन भारत है इसके बारे में हम कौन कौन से अध्ययन करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। जो प्राचीन भारत है इसमें जो अपना देश था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। कितने जनपद में बटा हुआ था? 16 जनपद में बटा हुआ था। जिस प्रकार आज हमारा भारत देश 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रदेश में बटा हुआ है, यही है अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये संघ शासित प्रदेश है। वो हम भूगोल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से 28 राज्य हैं, कब बने वो। अब देखिए जो प्राचीन भारत है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम महाजनपद। तो पहले जो अपना भारत था वो महाजनपद में बटा था और कितनी जनपद थी? 16 जनपद, 16 महाजनपद थी, जिसे हम 16 राज्य कह सकते हैं या महाजनपद कह सकते हैं। उसके बाद इनमें से एक थी मगध जनपद। कौन सी थी? मगध जनपद।
उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने गुरुदेव महान आचार्य चाणक्य के सहयोग से मौर्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने मौर्य वंश की स्थापना की। जो मगध है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। जो मगध है इस पर सबसे पहले अगर आज में देखा जाए तो सबसे पहले इस पर स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने यह हर्यक वंश का था, इसकी स्थापना इसने की थी। फिर यह वंश चलता रहा। हर्यक वंश के बाद इस पर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया इस पर नंद वंश। जो नंद वंश का ही था घनानंद। कौन सा था? घनानंद, जिसे धनानंद भी कहते, धनानंद या घनानंद। उस घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद आता है मौर्योत्तर, मतलब मौर्य के बाद मौर्योत्तर। जो मौर्य वंश की स्थापना कब की इसने? 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व। और कब तक चला ये वंश? 184 ईसा पूर्व तक। ये किसका समय है? मौर्य वंश का। फिर मौर्य वंश के बाद जिसका राष्ट्र शासक था मौर्य वंश का बृहद्रथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये मौर्य के बाद का समय। मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद का। उत्तरेन क्या होता है? बाद में, तो मौर्योत्तर। इसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश में आपने नाम सुना ही होगा विक्रमादित्य महाराज। उज्जैन के महाराजा थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य एक उपाधि है। क्या है? एक उपाधि है। इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समय। हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। वो हम इतिहास में आगे फुल डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये था अपना प्राचीन भारत। अब देखते हैं अगर मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत के भी देख लेते हैं कि इसका अध्ययन हम किस प्रकार करने वाले हैं। तो अगर हम मध्यकालीन भारत की देखें तो फिर इसका डिवीजन कर दिया गया है पूर्व मध्यकालीन में और उत्तर मध्यकालीन में। किसमें? पूर्व मध्यकालीन और उत्तर। अब उत्तरी ने क्या होगा? बाद का समय, उत्तर मध्य कालीन। अब जो पूर्व मध्यकालीन था, अब ये था 712 से 1707 तक। मतलब कौन सी सदी चल रही है? ये 8वीं, मतलब हम किसकी ओर जा रहे हैं? 8वीं की ओर जा रहे हैं। सही है, सही है। 7 के बाद क्या आएगा? 8, तो 8वीं सदी। और ये 17 के बाद क्या आएगा? 18, तो मतलब ये कौन सी सदी? 18वीं सदी। ठीक है, ये सदी की बात कर रहे हैं हम, सदी। जो पूर्व मध्यकालीन समय था वो कहाँ तक समय था? 8वीं से लेकर 12वीं तक। कहाँ तक? 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक। और उत्तर मध्यकालीन क्या था? अब 12वीं खत्म हो गई, तो 12वीं से लेकर 18वीं तक। कहाँ तक? 12वीं से लेकर 18वीं तक ये सदी। ये किसका समय हो गया? मध्यकालीन भारत का। उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकालीन का समय क्या है? 8 से 12 सदी है। और ये क्या है? उत्तर मध्यकालीन 12 से 18 सदी। मतलब क्या हो गया? मतलब 100 वर्ष। शतक जिसे हम कहते हैं, शत यानी क्या होता है? शत यानी संस्कृत है शत, मतलब होता है 100। जैसे हम लिखते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत। प्रति मतलब बटे में, ठीक है, और बटे में 100। तो अब ये किसी के बटे में होगा तो 1 के बटे में 100 आया समझ में? प्रतिशत। तो शत यानी क्या होता है? शत मतलब शताब्दी या सदी। शताब्दी या सदी। तो 100 वर्षों की क्या होती है? शताब्दी या सदी। अब देख लेते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है उसका विवरण किस प्रकार पढ़ेंगे हम। तो ये तो हो गया था प्राचीन भारत।
मध्यकालीन भारत कितने भागों में है? ये 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल या मध्यकालीन और उत्तर। तो पूर्व का समय 8 से 12 और ये 12 से 18। अब पूर्व मध्यकालीन में कौन कौन से शासक थे वो देख लेते हैं। तो ये 3 थे, मतलब इसे 3 भागों में बांटा गया। जैसे अगर हम भारत को देखें तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और जो बीच में है उसे मध्य भारत। पर हम मध्य भारत के स्थान पर दक्कन ट्रैप यूज करेंगे। दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में है, मतलब अधिकांश भाग उसका महाराष्ट्र में है, वो हम ज्योग्राफी में भी देखेंगे। तो कौन कौन से है? उत्तर भारत, फिर दक्कन, फिर दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में कौन कौन राज कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो राजपूत, कौन? राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए, जो राजपूत तो कहाँ पर थे अधिकांश मात्रा में? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान कहाँ पड़ता है अपना? उत्तर में पड़ता है। ज्योग्राफी में जब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार और पाल। दक्कन में कौन कौन से राज्य थे? देखिए, राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्य। तो चालुक्य की 3 ब्रांच थी। कौन कौन सी? कल्याणी, बादामी, जिसे कभी वादामी या वातापी भी बोलते हैं उसे, और एक वेंगी। तो ये चालुक्य की थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में कौन कौन से थे? चेर, पांड्य और चोल, शाही चोल। ये केवल एक परिचय है, डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उत्तर में भी, इसमें भी ऐसा ही था भारत का। उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो उत्तर में कौन कौन से थे? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हो जाती है? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी सन 1206 में। फिर चौहान, पृथ्वीराज चौहान, फिर मुगल। ये था उत्तर भारत में। दक्कन में कौन कौन से थे? विजयनगर, विजयनगर और बहमनी। इन डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे उसमें। दक्षिण भारत में कौन कौन से थे? यही चेर, देवगिरी के यादव और देवगिरी के यादव के बाद वारंगल के काकतीय। ऊपर देखिए, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। ये था मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन को किस में बांटा? पूर्व और मध्य। पूर्व 8 से 12, उत्तर 12 से 18। तो इसमें कौन कौन से? उत्तर, दक्कन और दक्षिण भारत। इसमें भी सेम रहेगा। ये जितने भी वंश है, राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, साल, जो भी है, दिल्ली सल्तनत, चौहान, ये सब हम क्लास में कवर करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आधुनिक भारत, कि आधुनिक भारत को कैसे बांटा गया है। जो आधुनिक भारत है अब वो स्टार्ट हो जाता है अपना 1707 के बाद। तो इसमें क्या होता है? फिर यूरोपिया कंपनी आ जाती है
यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। कौन कौन सी आई थी यूरोपीय कंपनियां? जैसे पुर्तगाल आए, अंग्रेज, डच, फ्रांस की कंपनियां, डेनिश की कंपनियां भी आई थी, स्वीडिश। ये कंपनियां भारत में व्यापार के माध्यम से आई थी ताकि हम व्यापार करेंगे। और बाद में क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। यूरोपीय कंपनियां, फिर क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य थे उनका विघटन हो गया। मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और विघटन से क्या हुआ, अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। क्या हुआ, अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए, मतलब उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट हो गया। कौन कौन से थे वो? बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड। ये राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र राज्य हो गए। इनका अपना अलग ही शासन हो गया। जैसे बंगाल का अलग शासन हो गया, अवध का अलग हो गया, हैदराबाद का अलग हो गया। मतलब ये क्या हो गए, स्वतंत्र राज्य हो गए। पहले क्या था, ये सभी मुगल का कोई भी एक शासक था। फिर क्या हुआ, जब ये अलग अलग हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, अलग अलग राज्य जीत कर धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाया। पहले बंगाल को जीता तो अवध को जीता, फिर इसको, इस प्रकार वो क्या करते रहे, धीरे धीरे युद्ध करते रहे और अब शासन करते रहे। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेजों की भारत विजय या भारत शासन, भारत विजय। कई छोटे बड़े युद्ध हुए, वो फिर विजय प्राप्त करते रहे क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। और धीरे धीरे, और फिर देखिए तो हमारे जो देश में थी और एकता की कमी थी, बहुत ही ज़्यादा कमी थी। और उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और सन 1947 तक वो रहे। बाकी तो आपको मालूम ही है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और कुछ भी है इसके आगे भी, जैसे अंग्रेजों का भारत विजय, फिर इनके खिलाफ संग्राम होते गए, आंदोलन होते गए। जैसे कि 1857 का संग्राम था, इन्होंने, राजा ने भी इनसे प्रयास किया, लेकिन क्या है, फिर वो धीरे धीरे हारते गए क्योंकि वो एकजुट नहीं थे। अभी एक छोटा सा जाता, फिर ये लड़ लेता, फिर ये जाता, ये कर लेता, तो ऐसे वो इन छोटों को तो वैसे ही वो हरा देते थे। फिर धीरे धीरे वो व्यापक स्तर पर हो गया और पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।